गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन चौधरी श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्था से आज ऑनलाइन क्लासेस के साथ आज हम पढ़ेंगे प्रबंध। क्या पढ़ रहे हैं? प्रबंध। पहले हमने पढ़ा था प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका विद्यालय में क्या महत्व है, विद्यालय में क्या आवश्यकताएं हैं उसकी, और प्रबंध की विशेषताएं। और आज पढ़ रहे हैं प्रबंध, प्रबंध के सिद्धांत। आज पढ़ेंगे कि प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं। विशेषताओं में देखा था कि प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, क्या महत्व रखती है एक कॉलेज या स्कूल के अंदर। और आज देखेंगे कि प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं। प्रबंध के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत प्रबंध में प्रथम स्थान है। सबसे पहले नियोजन का ही सिद्धांत आता है और नियोजन के माध्यम से ही प्रबंध की जो भी एक्टिविटी होती है वो पूर्ण रूप से संपूर्ण की जा सकती है। प्रबंध का पहला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत शैक्षिक प्रबंध का प्रथम स्थान या प्रथम सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत है। अर्थात जो भी कार्य स्कूलों में या विद्यालयों में प्रारंभ करने होंगे, हमें जो भी कार्य प्रक्रिया एक्टिविटी किस हिसाब से करें शुरू करने जा रही हैं, उससे पहले योजनाबद्ध तरीके से किए जाने चाहिए। सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही कॉलेज या स्कूल हो, उसका सेशन प्रारंभ हो रहा है, उस सेशन को प्रारंभ होने से पूर्व ही विद्यालय के शैक्षिक कार्य, पूरे विद्यालय के शैक्षिक कार्य जैसे वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक योजना और वित्त कार्य जैसे किसी पद पर कितना खर्च करना है, जैसे स्टाफ पे हो, कॉलेज पे हो, रूम के हो या फर्नीचर की हो, जैसे किसी भी व्यवस्था हो, किस भी प्रकार की व्यवस्था हो, उन पर कितना कितना खर्च करना है आदि की योजना पहले से ही बना लेनी चाहिए। क्योंकि जब सेशन प्रारंभ होगा उसी दिवस से ही विद्यालय का जो कार्यक्रम चलेगा वो संक्षिप्त रूप से या संक्षिप्त रूप से कार्य को प्रारंभ किया जा सकेगा। हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, विद्यालय का सेशन प्रारंभ होने से पहले ही उसकी पूरी एक्टिविटी को पहले से ही नियोजन करना। जैसे कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, उसकी वार्षिक योजना कैसे तैयार करनी है और मासिक योजना कैसे तैयार करनी है और दैनिक योजना कि हर दिन में कितने कार्य को कितने ढंग से निपटानी है, कौन कौन सी स्टाफ को देना है, कौन कौन से सदस्य को देना, जितने भी कर्मचारी रखने हैं, हमें पूरे सेशन में कितने कर्मचारी रखने हैं और एक दिन में कितने व्यक्तियों से कितना काम करवाना है, उस कार्य की संपूर्ण योजना अगर हम पहले से संपूर्ण करवा लेंगे, अच्छे से तैयारी करके लेके आएंगे, तो हमारे कॉलेज की या विद्यालय के अंदर पूरे सेशन में जो वर्क चलेगा या एक दिन का दैनिक कार्य जो चलेगा वो अच्छे से संपूर्ण हो पाएगा। मैनेजमेंट का सिद्धांत ये होना चाहिए कि सेशन प्रारंभ होने से पहले ही सेशन में जो भी कार्य चलेंगे, विद्यालय में जो भी कार्य संपूर्ण किए जाएंगे, उनका पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से नियोजन करके रखें, उनकी व्यवस्था पहले से ही बना के रखें। पहला सिद्धांत हो गया नियोजन का सिद्धांत। सेकंड सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत। सेकंड इसका सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत। पहला हो गया नियोजन का, दूसरा है समन्वय का सिद्धांत।
यह सिद्धांत नियोजन के बाद लागू होता है कि पहले नियोजन कर लिया, जो भी कार्य कॉलेज के अंदर कर रहे हैं उसको पहले से ही योजनाबद्ध करके रखा है, और उसके बाद आएगा समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का मतलब है कि शैक्षिक प्रक्रिया के अंदर, शिक्षण संस्थान के अंदर जितने भी लोग कार्यरत हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। जैसे आर्थिक दृष्टि से देखें, बौद्धिक दृष्टि से, और मानवीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के, उनके अधिकतम उपयोग के समन्वय का कार्य भी प्रबंध को करना पड़ता है। मैनेजमेंट का कार्य होता है कि वहां के संस्था के आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से और मानवीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग का, मानो जिस भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, हम जैसे भी सिलेबस का, बुकों का, डायरियों का, नोट्स का जो भी उपयोग में ले रहे हैं, और अध्यापक बैठे हैं वो करा रहे हैं, और शिक्षार्थी भी जिस भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, या अन्य कर्मचारी विद्यालय के अंदर जिस भी वस्तु का अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, उनका समन्वय का कार्य का प्रबंध करना एक मैनेजमेंट का दायित्व बनता है। और शैक्षिक प्रबंध के अंदर, शैक्षिक मैनेजमेंट के अंदर जितने भी लोग कार्य करते हैं, उसके नीचे जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, स्टाफ हो या प्रिंसिपल हो या अन्य कर्मचारी हो, जैसे सफाई के लिए रखे गए हों, पौधों को पानी देने के लिए रखे गए हों और शिक्षा देने के लिए रखे गए हों, उन सब के सहयोग की भावना का विकास करना। शैक्षिक प्रबंध में प्रिंसिपल, स्टाफ या अन्य कर्मचारी आर्थिक रूप से हो या मानसिक स्थिति के रूप से देखें या शारीरिक रूप से देखें, उन सब का आपस में सहयोग की भावना का विकास करना बहुत आवश्यक है। विद्यालय की बौद्धिक प्रगति हेतु, अपनी कॉलेज या विद्यालय की बौद्धिक प्रगति हेतु प्रबंध की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जैसे कॉलेज के अंदर अगर किसी भी अध्यापक की कमी है, स्टाफ की कमी है, कक्षा में बच्चे बैठे हैं, सिलेबस भी अच्छा है और अध्यापक नहीं मिल रहे हैं, तो मैनेजमेंट का यह दायित्व बनता है कि उनके लिए एक अध्यापक की पूर्ति वो करे। मैनेजमेंट का यह दायित्व बनता है कि आर्थिक सहायता प्राप्त करता है। जैसे किसी भी रूप से किसी बच्चे की दिक्कत हो, आर्थिक स्थिति से वो कमजोर हो और विद्यालय में बैठे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनकी आर्थिक दृष्टि से सहयोग करना एक मैनेजमेंट का दायित्व बनता है। और प्रशासनिक अधिकारियों में अच्छे संबंध स्थापित कर, प्रशासनिक जैसे भी किसी भी संस्था को कोई भी प्रशासन चला रहा है, प्रशासनिक दृष्टि से और अधिकारियों से, स्टाफ लोग बैठे हैं, उनकी कोई समस्या हो, जैसे स्टाफ की समस्या है, प्रिंसिपल बैठे हैं, उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर, और अपने विद्यालय में जो भी साधन है, सुविधाएं हैं, जिसकी कमी है, नए हैं, स्टाफ की अगर किसी भी समस्या हो रही है किसी साधन से और कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उन साधन और सुविधाओं की व्यवस्था करना भी एक प्रबंध का दायित्व बनता है। शिक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों में समन्वय होना चाहिए। जैसे स्टाफ को अगर ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है और लेक्चर स्टैंड की आवश्यकता अगर है, तो मैनेजमेंट का ये दायित्व बनता है कि प्रशासन से एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड और लेक्चर स्टैंड को उपलब्ध करवाएं। समन्वय के सिद्धांत का संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त अभिप्राय ये होगा कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों में, शिक्षा से संबंधित, मानो छात्र बैठे हैं वो भी शामिल होंगे, स्टाफ बैठे हैं वो भी शामिल होंगे, मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो भी शामिल होंगे, अदरवाइज कोई भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी साथ में शामिल होंगे। उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना एक मैनेजमेंट का दायित्व बनता है, और मैनेजमेंट का ये सिद्धांत सेकंड नंबर था। अगला है आदेश की एकता।
पूरे कर्मचारियों के बीच में। उसके बाद आदेश की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत कि पहले नियोजन कर लिया, फिर समन्वय स्थापित हो गया सबके बीच में, फिर करवाएंगे आदेश। आदेश का मतलब है कि जो कर्मचारी कॉलेज जिस भी संस्था में या विद्यालय में काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को आदेशानुसार कार्य करने का। इस सिद्धांत का संक्षिप्त रूप है या इसका अर्थ है कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक वरिष्ठ से आदेश मिलना चाहिए। जैसे कॉलेज के अंदर अनेक प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्मचारी लगे हुए हैं, उन सब को एक ही वरिष्ठ व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए। अगर एक व्यक्ति आदेश करेगा, सारा फॉलो करेंगे, आसानी से वो अनुशासन चल सकता है। अगर वहां पे जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों के अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अलग अलग आदेश बन जाएंगे तो वो आदेश नहीं फॉलो कर सकते। अगर एक कॉलेज के अंदर मानो 10 कर्मचारी लगे हुए हैं और 10 कर्मचारियों के 10 आदेश हो गए तो खुद भी फॉलो करेंगे अथवा अन्य कर्मचारियों को फॉलो नहीं हो सकते। इसका ये अर्थ है कि एक कॉलेज के अंदर या विद्यालय किसी भी संस्था के अंदर जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनके ऊपर एक वरिष्ठ अध्यापक होना चाहिए, उसी के आदेश को फॉलो करना चाहिए, तभी संभव हो सकता है कि आदेश की एकता और सारे लोगों की एकता होनी चाहिए कि जो ऊपर बैठा है उनके जो आदेश आ रहे हैं हम उनको ही फॉलो करेंगे। जैसे प्रिंसिपल सर बैठे हैं तो प्रिंसिपल का जो आदेश आ रहा है छात्र उसको फॉलो करेंगे और वहां पे बैठे छात्र छात्राएं वो भी उनका आदेश को फॉलो करेंगे, तभी एक एकता संभव हो सकती है। आदेश की एकता की संकल्पना के लिए, आदेश की एकता की संकल्पना के लिए यह भी आवश्यक है कि आदेश की एकता तभी संभव हो सकती है कि प्रबंध का प्रत्येक सदस्य, मैनेजमेंट का प्रत्येक सदस्य एक नेता को रिपोर्ट करे। नेता को मतलब जैसे मैनेजमेंट को संभाल रहा है, मैनेजमेंट के सदस्य मानो उसके स्टाफ लोग, मैनेजमेंट है उसके नीचे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी स्टाफ लोग, अन्य कर्मचारी है, उनको अगर कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी रूप से, आर्थिक रूप से आ रही है, शारीरिक रूप से आ रही है, मानसिक रूप से किसी भी रूप में आ रही है, तो वो एक नेता यानी मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट करें, उनकी समस्या वहीं से हल हो सकती है। शैक्षिक प्रबंध की यह व्यवस्था किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्था के अंदर जहाँ मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वहां पे अगर कोई समस्या आ रही है, किसी भी व्यवस्था की कमी है, मैनेजमेंट उसकी पूर्ति करेगा और उसके नीचे अधिकारी जो लोग कर रहे हैं उनके जो अन्य कर्मचारी हैं उनकी जो भी समस्या होगी वो आपस में नए शिकायत के रूप में रखकर एक मैनेजमेंट को दर्ज करवाएं। अगर मैनेजमेंट के पास जो समस्या जाएगी तो मैनेजमेंट हल करेगा और वो समस्या किस रूप में जाने दे, एकता के रूप में। स्टाफ की समस्या हो या छात्रों की समस्या हो, सारी समस्या को इकट्ठा रखिए, एक साथ अगर मैनेजमेंट के पास रखेंगे तो उसका समस्या का हल आसानी से हो सकता है। अन्यथा एक एक लोगों की अगर समस्या बने तो वो संभव नहीं हो सकती। किसी भी विद्यालय में कार्य कर, कहीं भी कॉलेज के अंदर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के ऊपर, स्टाफ के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी हो, वरिष्ठ अधिकारी प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो संभाले अलग से हो, एक होना आवश्यक है। किस आदेशों का पालन करें। स्टाफ के अंदर ये मैंने होते हैं कि जहां पे प्रबंध नहीं हो, अगर संभालने वाला मैनेजमेंट अगर ना हो तो वहां पूरे स्टाफ की कोई समस्या है तो आदेश कौन करेगा, कौन फॉलो करेगा, कौन आदेश कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। अगर वहां पे अगर वरिष्ठ अध्यापक के ऊपर बैठा हो तो उनके जो आदेश आ रहे हैं वो सारे स्टाफ लोग फॉलो करेंगे। अगर स्टाफ की कोई व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या हो तो वो एक मैनेजमेंट को बताएंगे, मैनेजमेंट उनकी समस्या को हल करेंगे। इस सिद्धांत का उल्लंघन तभी होता है, उल्लंघन कब होता है, आदेश की एकता का उल्लंघन कब होता है, जब कोई कर्मचारी विद्यालय या कॉलेज के अंदर
स्टाफ लोग से हो सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज कोई और भी हो सकता है। अन्य अधिकारी एवं उसी मामलों से एक से अधिक वरिष्ठ के आदेश करता हो। जैसे एक संस्था के अंदर 20 लोग कार्य कर रहे हैं, 20 के 20 अपने अपने आदेशों को शुरू करेंगे कि मेरे ये आदेश हो गए, मेरे ये आदेश हो गए, मेरे ये सिद्धांत है, मेरे को ये आदेश देने हैं। सारे अपने अपने आदेशों को शुरू कर देंगे तो कॉलेज या विद्यालय के अंदर आदेश नहीं हो सकता। आदेश की एकता का सिद्धांत वहां नहीं हो सकता। कितने भी कर्मचारी लगे हो चाहे, उनके ऊपर अगर एक वरिष्ठ अध्यापक हो और उनके आदेश अगर आएंगे तो वो 20 हो चाहे 40 हो, उनके ऊपर वो आदेश से फॉलो निश्चित रूप से हो सकेंगे और उनके अंदर पढ़ रहे बच्चे जो बच्चों पे फॉलो हो सकेंगे। आदेश की एकता का इस सिद्धांत का अर्थ है कि कर्मचारियों को केवल एक वरिष्ठ अध्यापक से ही आदेश मिलने चाहिए। आदेश की एकता की संकल्पना के लिए यह आवश्यक है कि प्रबंध का प्रत्येक सदस्य केवल एक नेता को रिपोर्ट करे, जैसे एक मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे। शैक्षिक प्रबंध में यह व्यवस्था होनी चाहिए। मैनेजमेंट की शिक्षण जहां चल रहा है, शैक्षिक व्यवस्था जहां हो रही है, अगर मैनेजमेंट अगर नहीं है तो संपूर्ण रूप से और नियम रूप से सफलतापूर्वक नहीं हो सकती, किसी को सफलता नहीं मिल सकती। अगर वहां वरिष्ठ अध्यापक बैठा हो, वरिष्ठ एक मैनेजमेंट संभाल रहे हैं तो वहां अवश्य ही सफलता मिलेगी और जो भी अनुशासन चल रहे हैं वो नियम रूप से लागू हो सकेंगे। किसी भी विद्यालय में कार्यरत अध्यापक तथा अध्यापिकाओं के ऊपर एक वरिष्ठ अध्यापक हो, वह किस आदेश का पालन करे, किसका न करे, ये सब मैनेजमेंट तय करेगा। और इस आदेश की एकता का सिद्धांत का उल्लंघन कब होगा? जब कोई कर्मचारी एक एवं उसी मामलों में एक से अधिक वरिष्ठ आदेश करेंगे। किसी भी समस्या एक है, उसके कर्मचारी 10 बैठे हैं, 10 आदेश आ रहे हैं एक समस्या पे कैसे हल करने, वो उल्लंघन आदेश की एकता नहीं हो सकती। अगर 10 व्यक्तियों की एक समस्या है और उन समस्या का हल एक मैनेजमेंट करेगा, एक मैनेजमेंट आदेश करेगा, तो आदेश की एकता का सिद्धांत अवश्य ही फॉलो होगा। नेक्स्ट है आदेश का सोपानिक सिद्धांत। आदेश का सोपानिक सिद्धांत अथवा पद सोपान का सिद्धांत। 4 नंबर है पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत 4 नंबर क्या है? पद सोपान का सिद्धांत। पहला वाली योजना फिर होगा शब्द में, फिर आदेश की एकता का सिद्धांत होगा, फिर अगला गया पद सोपान का सिद्धांत। पद का मतलब है जगह, स्थान, कौन सा मेरा है। पद सोपान का इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शैक्षिक प्रबंध में पद सोपान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शैक्षिक प्रबंध के अंदर ऊपर से नीचे की ओर, जैसे ऊपर मैनेजमेंट बैठे हैं, उसके नीचे स्टाफ लोग हो गए, उसके नीचे छात्र एवं छात्राएं हो गई। पद सोपान के अंदर जैसे किसी को ऊपर का स्थान मिला है, फिर उससे नीचे डिवाइड करते हैं। ऊपर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो भी आदेश करेंगे, जो भी नियम बनाएंगे, उनके फॉलो कौन करेगा? स्टाफ लोग करेंगे। फिर उनके नीचे बच्चे बैठे हैं, जो भी नियम बनाए हैं वो फॉलो करेंगे और उनके साथ अन्य कर्मचारी बैठे हैं, स्टाफ के साथ कॉलेज में कर्मचारी भी रखे हुए हैं, वो फॉलो करेंगे। ऊपर से नीचे की और नियम अनुसार अगर जो आदेश फॉलो हो रहे चले आ रहे हैं वो ही फॉलो हो गए। पद सोपान का सिद्धांत ये बतलाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शैक्षिक प्रबंध में
ऊपर से नीचे तक औपचारिकता अधिकारों। औपचारिकता जैसे किसी भी व्यक्ति को जो भी काम दिया गया हो, जो भी काम दिया गया हो, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतभेद के पूरा करना। किसी भी स्टाफ को मेरे को जो काम दिया गया है प्रबंध मैनेजमेंट से भी ये काम आपका है, वो मैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शिकायत के पूरा करेंगे। स्टाफ में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उन सब का ये दायित्व बनता है कि मैनेजमेंट जो भी कार्य दे रही है, करने के जो भी आदेश आ रहे हैं, वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शिकायत के हम लोग समय समय पे पूरा करवाएं, ताकि वो नियमानुसार आदेश के हो सकते हैं। पद सोपान जैसे मैनेजमेंट का आदेश आ गया, हम लोग फॉलो करके अपने अपने कार्यों को नियमानुसार कर्तव्यपूर्ण निभाएं। प्रबंध का प्रत्येक सदस्य यानी मैनेजमेंट का प्रत्येक सदस्य यानी कॉलेज के अन्य कर्मचारी, स्टाफ लोग, अन्य कर्मचारी और छात्र छात्राएं सारे आते हैं इसके अधीन। वो सारे लोग किस बात का ध्यान रखेंगे? प्रबंध का प्रत्येक सदस्य इस बात का पूरा ध्यान रखेगा और अच्छी तरह से ये अपने माइंड में रखेगा कि उसका अन्य सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और कैसा व्यवहार रखना है, मेरे को संबंध कैसे होने चाहिए, किस तरह मेरे को उनके सामने पेश आना है, किसके हिसाब से मेरे को मैनेज करना है और मैं किसके अधीन कार्य कर रहा हूं। शैक्षिक प्रबंध के अंदर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उन प्रत्येक सदस्य का ये दायित्व बनता है कि वो अपने अपने कार्य को कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण करवाए। वो प्रत्येक सदस्य का यह फर्ज बनता है कि वो अपने कार्य के प्रति लगनशील हो, विश्वास के लायक हो और अपने कार्य को इस ढंग से करे और ये ध्यान रखे कि मैं किसके अधीन कार्य कर रहा हूं और मेरे साथ कौन कौन कार्य कर रहे हैं, उनके साथ मेरे को कैसे पेश आना है, कैसा व्यवहार करना है और कैसे प्रेजेंट होना है। जैसे एक अध्यापक पढ़ा रहा है, एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि मेरे को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, स्टाफ लोग बैठे वहां पे कैसा व्यवहार करना है और मैनेजमेंट है उनके आदेशों की कैसे पालना करनी है, कैसा व्यवहार करना है और प्रिंसिपल बैठे तो वहां पे कैसा व्यवहार करना है, अन्यथा अन्य कर्मचारी बैठे हैं वहां पे कैसा व्यवहार करना है। तभी क्या होगा? पद सोपान का सिद्धांत वहां लागू हो सकता है। अपने अपने कार्य का अपने अपने तरीके से और विश्वास के लायक बन के अगर हम लोग करेंगे तो पद सोपान का सिद्धांत तभी होगा कि मैनेजमेंट ने जो कार्य सौंपा है वो स्टाफ लोग कर रहे हैं, स्टाफ लोग आपस में जो काम है वो कर रहे हैं आसानी से, उनका काम छात्राओं को दिया जा रहा है वो लोग कर रहे हैं, छात्र छात्राएं कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और उनके साथ साथ अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। पद सोपान का सिद्धांत के अंदर देखो कि इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के? पद सोपान सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक शैक्षिक प्रबंध में, शिक्षण संस्था प्रत्येक शैक्षिक प्रबंध में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर तक औपचारिकता अधिकारों, औपचारिकता अधिकारों व संबंधों की रेखा पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए। जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनके बीच की संबंध औपचारिकता कितनी है, कैसी है, वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। प्रबंध का प्रत्येक सदस्य इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसका अन्य सदस्य के साथ कैसे संबंध है और वे किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर फॉलो होगा तो वहां पे किस सिद्धांत को देखेंगे, क्या सिद्धांत मिलेगा हमें? पद सोपान का सिद्धांत। अगला है अपवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है अपवाद का सिद्धांत। 5 नंबर है अपवाद।
विपद सोपान का क्या सिद्धांत है। फिर इसके बाद में आता है अपवाद का सिद्धांत। स्टाफ लोग के रूप में हो या अन्य कर्मचारी के रूप में हो या स्टूडेंट बैठे हों उनके रूप में हो, कैसे कैसे अपवाद हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से निपटाने होते हैं, कैसे करने होंगे, कैसे नहीं करने होंगे, वो देखेंगे। पद सोपान का सिद्धांत, इसमें देखते हैं कि दैनिक और सामान्य कार्यों में, कौन से दैनिक और सामान्य कार्यों में, जैसे हम लोग हर रोज काम करते हैं। आप कॉलेज में आते हो, पहले पीरियड की एक्टिविटी होती है, फिर कक्षा के अंदर आते हो, कक्षा में जो शिक्षण करवाया जाएगा वो होगा, हाफ टाइम में, उसके बाद कक्षा चलेगी, फिर उसके बाद छुट्टी। स्टाफ लोग करते हैं दैनिक कार्य, हर रोज का कार्य। आते जिस दिन शुरू के दिन कॉलेज प्रारंभ हो रहा है उसी टाइम से लेकर और लास्ट पीरियड तक और छुट्टी के टाइम तक दैनिक कार्य, और सामान्य कार्यों के लिए निष्पादन का अधिकार, और वहां पे अधीन जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको दिया जाना चाहिए। अपवाद के अंदर ये बताया कि मैनेजमेंट का ये दायित्व बनता है कि हर रोज के काम में, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम, कैसा भी काम हो, शिक्षण के रूप में हो, अन्यथा कोई अलग से काम हो, हर एक प्रत्येक सदस्य को बिना